स्वागत करता हूं हमारी एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 9th के बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के साथ ज्योग्राफी का, भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अध्याय होता है, उसको आप सभी के सामने रख रहे हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा ही हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इसे कहा जा रहा है भारत, आकार और स्थिति। आप देखते हैं कि इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमारा अध्याय होगा, इसको हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे। तो सीधे सरल शब्दों में बहुत ही आनंददायक तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आने वाली हैं। भूगोल के अंदर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 होगा और इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, ये दुनिया में है और ये कितना बड़ा है। भारत से बड़े और कितने बड़े देश हैं, भारत के आसपास के और कौन कौन से देश हैं, उसकी कहानी को हम लोग आप सभी के सामने रखेंगे कि दुनिया के अंदर हमारा जो प्यारा भारत देश है, ये किस दिशा में पड़ता है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन करते हैं दोस्तों। हमारी आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि भारत का आकार कितना बड़ा है, उसके साथ देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, फिर देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे यामोत्तर रेखा के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग भारत और विश्व के बीच के अंतर को देखेंगे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया और दुनिया ने भारत से क्या चीजों को प्राप्त किया है। इन सभी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मनोरंजक तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम अपनी इस क्लास को आप सभी के सामने रखेंगे। सीधे सरल शब्दों में हर एक चीज आपके सामने रखी जाएगी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज को समझते चलना है। मुख्य तौर पर आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का आकार, भारत की स्थिति, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, यामोत्तर रेखा क्या होती है, और भारत का विश्व के अंदर क्या योगदान है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनकी भी कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अपनी क्लास को एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मुझे आपके घर आना है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं, जो तुम मुझे देख रहे हो फोन के अंदर, हो सर हमारे घर आना चाहते हैं। मान लीजिए कि मुझे आपके घर पर आना है, और अगर मुझे आपके घर पर आना है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने घर का एड्रेस मुझे देंगे। जी हाँ सर, मेरे घर का एड्रेस है C420, ठीक है, गली हनुमान मंदिर वाली, है ना, ऐसे ही आप लोग देंगे। आप देखते हैं कि हर किसी ना किसी व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि घर का पता होता है, क्योंकि आपका जो मोहल्ला होगा, जिस एरिया में आप रहते हैं, वो बहुत बड़ा है, वहां पर बहुत सारे घर हैं। अब मुझे थोड़ी पता कि आपका घर कौन सा है, तो अब आप जब मुझे अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे, एग्जैक्ट घर का पता बता देंगे, तो मैं डायरेक्ट ही C420 पहुंचकर गली हनुमान मंदिर वाली में जाकर आपसे मिल लूंगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को आप तक पहुंचना है या फिर आपको किसी व्यक्ति तक पहुंचना है, तो आपको उस व्यक्ति के एड्रेस का पता होना जरूरी है ना। हमें उस व्यक्ति के घर का पता या फिर जहां पर हम जाना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो क्या है कि अगर हमें किसी के घर पहुंचना है, मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर हमारे देश में आना चाह रहा है। अब जो दुनिया है, अगर आप क्या देखते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत देश है, ये एक विशाल देश है, आप सभी को पता है ना। और आप देखते हैं कि हमारा ये जो प्यारा भारत देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आपको दिखता है। आप देखते हैं कि क्या आप लोग भारत के पते को जानते हैं कि भारत का क्या पता है ना। मान लो कि कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत आना चाहता है ना। अब हमें ये तो पता है कि भारत एशिया के अंदर है ना, लेकिन एशिया के अंदर तो हम पाकिस्तान को भी देखते हैं, बांग्लादेश को भी देखते हैं, नेपाल को भी देखते हैं, श्रीलंका को भी देखते हैं, है ना, हम जापान को भी देख लेते हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका से भारत आना है, या फिर किसी व्यक्ति को अफ्रीका से भारत आना है, या फिर आप देखें कि किसी व्यक्ति को दक्षिणी अमेरिका से भारत आना है, रूस से भारत आना है ना, तो हमें अपने देश की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसे देनी होगी, एग्जैक्ट लोकेशन उसे देनी होगी, है ना। और हमारे देश का एग्जैक्ट पता क्या है कि भाई वो कभी आगे ना निकल जाए, कभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच जाए, कभी वो क्या है जापान नहीं चले जाए, कभी वो अफ्रीका में नहीं अटक जाए। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें अपने देश का एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट स्थिति पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है अपने देश की एग्जैक्ट स्थिति? जी हां, आप देखते हैं कि जैसे आपको किसी व्यक्ति के घर तक पहुंचना होता है, तो व्यक्ति के घर तक पहुंचने के लिए आपके पास घर का पता होता है, जैसे आप सभी का हाउस का एड्रेस होता है। लेकिन अगर देशों के लोगों को, जैसे अमेरिका के लोगों को भारत आना है, भारत के लोगों को अमेरिका तक जाना है, तो हम क्या देखते हैं कि देशों के भी एड्रेस होते हैं। एक प्रकार से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि हमने क्या किया कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की जो भारत है वो कितनी दिशाओं पर पड़ता है, कितने दिशा उत्तर, कितने दिशा दक्षिण में पड़ता है, उसी को हम लोग समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और वो भारत के अंदर ही लैंड करे, वो भारत से आगे
ना चला जाए। तो हम लोग अपनी आज की इस क्लास में पूरे तौर पर आप सभी के समक्ष यही डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का एग्जैक्ट एड्रेस या फिर भारत की लोकेशन क्या होती है ना। भारत दुनिया का एक बड़ा देश है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे भारत का पता क्या है, हमारे भारत का एड्रेस क्या है? यही जानने की कोशिश करेंगे। और भारत के इस पते को पता करने के लिए, भारत के इस एड्रेस को पता करने के लिए हमें जरूरत होगी बहुत सी चीजों की। क्या है वो चीजें, चलिए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जो दुनिया का मानचित्र है वो कुछ इस तरीके से है ना। ये आप क्या देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है, और हमारा जो प्यारा भारत है आपको कहां दिख रहा है दोस्तों? हमारा जो प्यारा भारत है आपको मुख्य तौर पर दिख रहा है, ये रहा, ये हमारा प्यारा भारत है ना। और ये दुनिया का नक्शा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आप इस दुनिया के नक्शे में देखते हैं तो आप यहां पर देखते हैं कि दुनिया से, है ना, अब कोई व्यक्ति मान लो कि अमेरिका से भारत आना चाहता है, लेकिन आप देखें कि ये पूरा का पूरा एशिया है। भारत एशिया में कहां है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर मदद लेते हैं बहुत सी रेखाओं की। हम बहुत सी रेखाओं की मदद लेते हैं, जैसे हम अक्षांश रेखाओं की मदद लेते हैं, हम देशांतरीय रेखाओं की मदद लेते हैं, और इन्हीं रेखाओं के जरिए हमें किसी क्षेत्र की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। कैसे, चलिए उसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये दुनिया का मैप मैंने आपके सामने रखा है। दुनिया के मैप से क्या होता है, आप देखते हैं कि एक काल्पनिक रेखा निकलती है ना बच्चों। आप ध्यान से देखिए, दुनिया के एकदम बीचम बीच से आप देखते हैं कि एक रेखा निकलती है। काल्पनिक है, असलियत में नहीं है, मनुष्यों ने ही इसको निर्मित किया है। दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा निकलती है, या फिर माना जाता है कि एक रेखा है, दुनिया को एकदम बीच से ये निकलती है, और ये क्या कर देती है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। दुनिया के एकदम बीच से निकलने वाली ये जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा क्या कर देती है? ये भूमध्य रेखा दुनिया को दो भागों में बांट देती है। ये जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और ये जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा और आपको जल्दी से आंसर देना है ना। हमारा प्यारा भारत कौन से गोलार्ध में है? दुनिया के एकदम बीच से आपने एक रेखा निकलती हुई देखी, दुनिया के एकदम बीच से आपने एक रेखा निकलती हुई देखी, इसी को हमने भूमध्य रेखा, या फिर इसका एक और नाम है दोस्त, इसी को हम लोग विषुववृत्त रेखा भी कहते हैं। दुनिया की एकदम बीचों बीच से एक रेखा निकली है, इसने दुनिया को दो भागों में बांट दिया। नीचे वाला जो भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा, और ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा। हमारा प्यारा भारत कौन से गोलार्ध में है? जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन से गोलार्ध में आपको दिखता है? तो अगर हमें भारत की एग्जैक्ट स्थिति पता करनी है तो हमने क्या किया, कुछ रेखा की मदद ली। एक रेखा रही भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा की मदद से हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तो यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, अमेरिका की भी बहुत सारे इलाके हैं, और आप देखते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, एशिया के और बहुत सारे देश हैं। हमें अगर अपने भारत की एग्जैक्ट स्थिति पता करनी है कि भारत की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, इसको भी समझने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं को पढ़ना होगा और समझना होगा। दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा निकलती है दोस्तों, जिसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा। यह दुनिया को दो बराबर भागों में बांट देती है। नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा। हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तो और भी देश हैं। तो अगर हमें भारत की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो इसके लिए हमें कुछ और रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, और उसी के जरिए अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत आ रहा होगा तो अब उसे इतना तो पता चल गया है कि भाई भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी बहुत सारे देश हैं। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी, उसके लिए हम लोग मदद लेंगे अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। अब ये अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने रखते हैं, है ना। अब आप क्या देखते हैं कि अगर आपने कक्षा 7वीं और 8वीं में बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी के इन चैप्टर्स को समझा होगा तो आपको आसानी रहेगी, नहीं समझा तो यहां बता देंगे। आप देखते हैं कि एक शब्द यहां पर रखा गया है अक्षांशीय रेखाएं। ये भी जो रेखाएं हैं ये असलियत में नहीं है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। मनुष्यों ने इन रेखाओं को चित्रित किया है ताकि हम किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को पढ़ सकें, है ना। आप देखते हैं कि पृथ्वी पर, आप देखिए ध्यान से देखिए कि पृथ्वी पर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है। आप देखते हैं कि पृथ्वी पर जो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं, देखिए दोस्तों ये जो लेटी हुई रेखाएं आपको दिख रही है ना, ये पृथ्वी पर आप देखते हैं कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ये जो आप देखते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो ग्लोब है इस पर ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। याद करने का तरीका यही है, लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं दोस्तों इसको हम लोग
क्या कहते हैं, ये जो आपकी लेटी हुई रेखा आ रही है, इस प्रकार की जो रेखाएं होंगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अक्षांशीय रेखाओं के नाम से जानते हैं, है ना। आप देखिए, चलो भैया दिखाओ जरा। आप देख रहे हैं कि लेटी हुई है, पूरे तरीके से कवर कर रही है ना, पूरे तरीके से आप देखते हैं कि ये क्या कहलाती है, ऐसी रेखा जो लेटी हुई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांशीय रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा जो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भूमध्य रेखा, अगर आपको याद होगा पीछे मैंने आपको दिखाया था, पृथ्वी के एकदम बीच से निकलने वाली रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के एकदम बीच से ये जो है दोस्तों एकदम जो रेखा निकलती है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विषुववृत्त रेखा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के एकदम बीचम बीच से आप लोग देखते हैं कि ये क्या करती है, पृथ्वी के बीच से एक रेखा निकलती है और ये रेखा क्या कर देती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और उसी के साथ दक्षिणी गोलार्ध या फिर उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव इन्हें कहा जाता है ना। और आप देखते हैं कि ये हम क्या देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के एकदम बीच से जो रेखा निकलती है इसको हम लोग भूमध्य रेखा कह रहे हैं या फिर हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, विषुवत रेखा कह रहे हैं। और ये जो हमारी भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। और हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ और रेखाएं भी होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांशीय रेखाएं आपको कैसे दिखती हैं, ऐसे ऐसे लेटी हुई दिखती हैं, है ना, समानांतर आपको दिखती हैं। कैसे दिखती हैं, आपको सीधी दिखती हैं, समानांतर एकदम सीधी सीधी आपको दिखती हैं, है ना। तो जो आपकी सीधी रेखाएं हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और पृथ्वी के एकदम बीच से जो निकलने वाली रेखा है इसको हमने विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। अच्छा, एक और आपकी रेखा होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको देशांतरीय रेखा कहा जाता है। देशांतरीय रेखा पृथ्वी पर क्या करती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ध्यान से सुनिए, देशांतरीय रेखा ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अक्षांश ऐसे लेटी हुई रहती है, अक्षांशीय रेखाएं लेटी हुई रेखाएं होती हैं और देशांतरीय रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आपको आती हुई दिखती हैं, है ना। आप ध्यान से देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी के ग्लोब पर आप देखते हैं कि ये जो रेखा है ये सारी हमारी क्या है दोस्तों, देशांतरीय रेखाएं। तो जो रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। और ये 360 डिग्री होती हैं, पूरे तरफ से पूरी पृथ्वी को ये कवर कर चुकी होती हैं, है ना। पृथ्वी पर आप देखते हैं कि ऊपर से जो नीचे की तरफ आने वाली रेखाएं होती हैं इसी को हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, जो ऐसी लेटी हुई रेखाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ध्यान से सुन लिया आपने, जी हाँ, है ना। तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। अक्षांशीय रेखाएं आपकी लेटी हुई रेखाएं हैं और देशांतरीय रेखाएं आपकी ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं हैं। अब हमने इन रेखाओं को तो समझ लिया और हमें यह भी पता है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। लेकिन अभी भी दोस्तों हमें यह पता नहीं चला कि भारत की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भी हमें बहुत सारे देश दिखते हैं। क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी के, ध्यान से देखिएगा, यहां से अब आपको चीजें पूरे तौर पर समझ में आने लगेंगी। हमने ये देखा कि पृथ्वी के एकदम बीच से, है ना, पृथ्वी के एकदम बीच से 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, है ना। पृथ्वी के एकदम बीचम बीच से एक रेखा निकलती है, इसी रेखा को हम लोगों ने क्या नाम दिया है दोस्तों, इसी रेखा को हमने भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा है, ये तो हमें पता है। और इसने दुनिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया है दोस्तों। किसको, इसने दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटा। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग कह रहे हैं कौन सा गोलार्ध दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए होता क्या है, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें और हमें अपना भारत दिख जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें उत्तरी गोलार्ध में एशिया के और देश दिखते हैं, यूरोप के, अफ्रीका के और अमेरिका के भी बहुत सारे इलाके दिखते हैं। भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके लिए हम मदद लेंगे 2 रेखाओं की, जिसको हमने भी पीछे देखा। हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि एक रेखा है जो लेटी हुई है, और लेटी हुई रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अक्षांश है। याद होगा ना, लेटी हुई रेखा आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं, और आपकी जो ऊपर से नीचे आती हुई रेखा है उसे हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो मुख्य तौर पर हम लोग देशांतरीय रेखाओं की मदद से, है ना, मुख्य तौर पर हम लोग देशांतरीय रेखाओं की मदद से, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि हम अक्षांशीय रेखाओं की मदद से ये देख सकते हैं कि भारत कहां है। तो इतने एरिया में क्या है दोस्तों, अक्षांश और देशांतर की मदद से हम ये देख सकते हैं कि भारत किस स्थान पर, कितनी एग्जैक्ट लोकेशन पर टिका हुआ है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करनी है तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना।
तो आप देख सकते हैं कि इन दो रेखाओं की मदद से हम लोग क्या पहचान सकते हैं, भारत की एग्जैक्ट स्थिति बता सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक लेटी हुई रेखा है ना, आपको दिख रहा है यहां तक है, और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में यहां तक दिख रही है, और यहां से आप देखते हैं कि ये एक देशांतरीय रेखा है। तो मुख्य तौर पर इस तरीके से, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये भारत है। लेकिन ये है क्या, अब इसको हमने डिग्रियों के जरिए, हमने क्या किया है, इसको हमने डिग्रियों के जरिए संभाल लिया कि अगर हमें किसी व्यक्ति को बताना है तो हम बता देंगे कि इतनी डिग्री तक आ जाना, फिर तुम्हें भारत मिल जाएगा, है ना। अब इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब तक हमने अक्षांशीय रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि जो लेटी हुई रेखा है वो अक्षांश है, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो देशांतर है, और इसके जरिए हमें हमारे भारत की लोकेशन मिल सकती है। अगर आप भारत की स्थिति को देखते हैं दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिए, अगर आप लोग मुख्य तौर पर भारत की स्थिति को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उत्तर में, है ना दोस्तों, उत्तर में, है ना, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग देखें कि ये जो है दोस्तों, ये हमारी उत्तर दिशा है, ठीक है, ये सारा जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, ये हमारा सारा उत्तरी गोलार्ध है, ये सारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि भारत की जो हमारी एग्जैक्ट स्थिति है वो आपको क्या दिखती है, वो आपको दिखती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट 36 तक, है ना। तो देखिए अभी हम लोग कहां पर है दोस्तों, ये उत्तर है, यहां पर दिख रहा है ना आपको, ये सारा उत्तर है। तो हमने क्या देखा, 8 डिग्री 4 मिनट पे ये 0 है, तो 0 से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, उत्तर में जाना है, उत्तर दिशा में। तो 0 से हम थोड़ा ऊपर गए, तो यहां पर हमने क्या करा दोस्तों, यहां पर हमने देखा आप सभी के साथ, तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। उसी के साथ फिर हम देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इससे हमें थोड़ा नीचे आना होगा, ये आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये है ना। तो अभी हमने भारत की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के अक्षांश के हिसाब से भारत कहां पर है, भारत अक्षांश के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट पर, है ना। और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट पर आपको क्या दिखता है, अक्षांश के अंदर दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट पर और 8 डिग्री 4 मिनट पर अक्षांश के हिसाब से। अब देशांतर के हिसाब से देखेंगे, देशांतर के हिसाब से, अब देशांतर के हिसाब से देखें, जो ऊपर से नीचे आता है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं 68 मिनट 60 डिग्री, है ना, 68 मिनट 60 डिग्री पर। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 60 मिनट है ना, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ये हमारा मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये 68 डिग्री माना जा रहा है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पर यहां से आप देख रहे हैं कि भारत की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये 90 है, 90 से थोड़ा आगे होगा, और 90 से थोड़ा आगे चलिए जी, ये ले लेते हैं, और यहां पर हमने देखा, है ना दोस्तों। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि भारत जो है वो मुख्य तौर पर उत्तरी गोलार्ध में, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी तो बहुत सारे देश हैं। हमने अक्षांश और देशांतर की मदद से भारत की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देख ली। अगर कोई व्यक्ति अब अमेरिका से आना चाहता है तो हम उससे कहेंगे कि भाई 8 डिग्री 4 मिनट पे ले लेना, और 37 डिग्री 6 मिनट पर, ऐसे ही चलते हैं प्लेन, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको भारत का ही पूरा इलाका दिखेगा। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये है हमारे भारत की स्थिति, है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारे पूरे भारत की स्थिति। क्लियर रहा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके समक्ष। थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक हो सकता है क्योंकि आप एक प्रकार से एक नई चीज आप देख रहे हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल आप लोगों को अपने दिमाग में नहीं होने देना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं ताकि किसी बच्चे के सामने कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो अक्षांशीय रेखाएं जो लेटी हुई रेखाएं, उसके हिसाब से हमने देखा कि एक हमारी जो अक्षांशीय रेखा है वो आपको कहां से दिख रही है दोस्तों, वो आपको दिखती है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ऊपर तो 45 डिग्री है, मानचित्र में बताया है, तो इससे नीचे ही होगा। तो हमने देखा कि वो ये रहा बच्चों, ये है 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश से। और ऐसे हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट पर तो ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर तो 15 हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों, ये रहा हमारा क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। फिर हमने देशांतर के हिसाब से देखा, जो रेखाएं ऊपर से नीचे आती हैं। देशांतर के हिसाब से हमें पता है कि भारत जो है वो 68 डिग्री 60 मिनट से इसकी पूर्वी देशांतर की भाग शुरू होता है। तो ये 60 डिग्री है, इससे हमने आगे गए, ये हमारा क्या रहा दोस्तों, ये रहा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। और ऐसे ही हम आगे की तरफ गए तो हमने देखा 97 डिग्री 25 मिनट, ये 90 है, तो इससे आगे की तरफ हम लोग गए। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये जो फिर पूरा का पूरा इलाका है, यही भारत है और यही भारत की स्थिति है। क्लियर रहा, है ना। अब आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो हमारा प्यारा भारत देश भारत है ना दोस्तों, आप क्या देखते हैं, यहां पर मैं पीछे आपको मानचित्र के जरिए दिखाता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। यहां पर हम इसे आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसे दुनिया के बीच से एक रेखा आप निकलते हुए देख रहे थे, दुनिया के बीच से एक रेखा निकली थी,
जिसने दुनिया को दो बराबर भागों में बांट दिया था, इसको क्या कहा गया था? इसको हमने भूमध्य रेखा कहा था। याद है ना आपको? दुनिया के एकदम बीच से निकलने वाली रेखा को हमने भूमध्य रेखा कहा। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा थी, इसने दो भागों में बांट दिया दुनिया को। इसको हमने उत्तरी गोलार्ध कहा और नीचे वाले भाग को हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर से भी एक रेखा आपको निकलती हुई दिखती है। जी हाँ, आप देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध से भी एक रेखा निकलती है, और वो क्या करती है बच्चों? आप देखते हैं कि इस प्रकार से निकलती है। ये रही, उत्तरी गोलार्ध से भी आप लोग देखते हैं कि एक रेखा निकलती है, और ये जो रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध से निकलती है और उत्तरी गोलार्ध को भी दो भागों में बांट देती है, इसी को हम लोग कर्क रेखा करते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो जो हमारा प्यारा भारत है ना, भारत के अंदर भी आप देखें कि उत्तरी और दक्षिणी बढ़ जाता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है दोस्तों कर्क रेखा। याद रखिएगा, भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। दुनिया को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में है भाई, भारत को भी बराबर में बांटने वाली एक रेखा है जिसको हमने कर्क रेखा कहा है ना। और आपको यहां पर यही बताया गया कि जो हमारा प्यारा भारत देश है उसको भी आप लोग देखते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट पर, है ना, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट पर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है? आप देख पा रहे हैं कि एक रेखा निकलती है जो भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, और इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो अभी तक हमने अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं ये देखा, देशांतरीय रेखाएं क्या हैं ये देखा, और उसी के साथ साथ फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, अपने देश की स्थिति को पता कर सकते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे और आप सभी के साथ मुख्य तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये यामोत्तर रेखा क्या होती है। एक और प्रकार की रेखा है। आप कहेंगे सर इतनी सारी रेखाएं कहां से आ रही हैं, और ये सभी रेखाएं काल्पनिक है, असलियत में नहीं है। क्या आप खड़े हो जाओ, सर हमें तो दिख नहीं रही, कहां पर है अक्षांश और देशांतरीय रेखा? ये सभी इमेजिनरी लाइंस हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये काल्पनिक है, वास्तविकता में ये लाइंस नहीं है। शुरुआत करते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखें कि भारत जो है ना दोस्तों, दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा बड़ा देश है आकार के हिसाब से। सबसे बड़ा जो देश है दुनिया का वो है रशिया। भारत 7वें नंबर पर आता है, साइज के हिसाब से हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। अच्छा, भारत जो हमारा इतना बड़ा देश है ना, इसके अंदर आप देखें ना कि ये बहुत, आपको क्या दिखता है बच्चों, बहुत ही निराला देश है। देखिए अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत के आप क्या देखते हैं कि ये जो ऊपर की दिशा होती है इसको हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। दिशाओं को याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। ये जो है हमारा, ये हमारी उत्तर दिशा कहलाती है। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण दिशा कहते हैं। इधर की साइड को हम लोग पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व दिशा। और इधर की साइड को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। याद रखिएगा, यही हमेशा दिशा होती है। इसे कहा जाता है नॉर्थ, इसे कहा जाता है ईस्ट, इसे कहा जाता है साउथ, और इसे कहा जाता है वेस्ट। याद कर लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भाई हमारा प्यारा भारत देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से। अब देखिए होता क्या है कि हमारा प्यारा भारत देश इतना बड़ा है कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर ना जो सूरज की रोशनी है वो आपको क्या दिखती है? बहुत विचित्र तरीके से भारत के अंदर फैलते हुए दिखती है। अगर हम भारत के अंदर देखें कि सबसे पहले सूरज कहां उगता है, ध्यान से सुनिएगा, भारत में सबसे पहले सूरज कहां उगता है? तो आप देखते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश, भारत में सबसे पहले सूरज आपको क्या दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। और फिर आप देखते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी थी समय लेती है, समय लेती है, समय लेती है, और भारत का जो एकदम पश्चिमतम इलाका है, कहां पर? आप देखते हैं कि जो गुजरात का इलाका है ना, आप देखते हैं कि गुजरात तक पहुंचने में सूरज की रोशनी को लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। यहां पर डेढ़ घंटा 45 मिनट लगा है, इसे 2 घंटे माना जाता है दोस्तों, है ना। ध्यान से सुनिएगा, आप देखते हैं कि सूरज जो है हमेशा वो पूर्व की तरफ से उगता है ना। और भारत में जो सबसे पूर्व का हमारा इलाका है वो है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि सबसे पहले रोशनी होती है, सूरज आता है, और ये जो सूरज की रोशनी है फिर ट्रेवल करती है, समय लगता है इसे, ये अगले 2 घंटे बाद आपको कहां पर पहुंचती है? गुजरात में पहुंचते हुए दिखती है। अब अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटे पहले ही सुबह हो गई, और गुजरात में आपको दिख रहा है कि 2 घंटे बाद सुबह होगी। तो क्या अब हमारे देश में अलग अलग टाइम चलेगा? भाई अरुणाचल प्रदेश का अलग टाइम चलेगा और गुजरात का अलग टाइम चलेगा। क्या ऐसा किया जाएगा? नहीं, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, देश तो एक ही है। तो क्या किया गया? इसका सल्यूशन निकाला गया। क्या किया गया? इसका सल्यूशन या फिर एक हल निकाला गया कि पूरे देश का एक ही टाइम हो, इसको निकालने की कोशिश की गई। और वो हमने क्या देखा कि हमने
हमारे देश के अंदर एक देशांतरीय रेखा को देखा, हमने अपने देश के अंदर एक देशांतरीय रेखा को देखा और इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने भारत का मानक यामोत्तर कहा। मानक यामोत्तर मतलब भारत का टाइम क्या है दोस्तों, इसी को हमने भारत का मानक यामोत्तर कहा या फिर भारत का टाइम कहा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हो रही है सुबह, और आप देख रहे हैं कि जो हमारा गुजरात है वहां पर हमें 2 घंटे बाद होती हुई दिख रही है। तो दोनों इलाकों में आप लोग देख पा रहे हैं कि अंतर है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि हमने अपने देश के अंदर क्या किया, एक निश्चित पॉइंट मान लिया जहां से जो चारों डायरेक्शंस है ना, कि हमारा जो उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया, वो बराबर है और वो हमें कहां दिखता है, वो हमें यूपी में दिखता है ना। तो आप देखते हैं कि यूपी का जो मिर्जापुर इलाका है ना, यूपी का जो मिर्जापुर इलाका है इसे भारत का क्या कह दिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह दिया गया, मानक यामोत्तर कह दिया गया, कि भारत का जो पूरा देश का टाइम होगा वो यहीं से मान्य होता है। और ना तो यहां पर हमें अलग हिसाब से चलना पड़ जाता, गुजरात की तरफ से अलग हिसाब से चलना पड़ जाता, तो पूरे देश का एक टाइम हो। इसके लिए हम देखते हैं कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट पर अपनी जो एक रेखा है जो भारत की चारों डायरेक्शंस को एक ही जगह पर ले आती है, चारों डायरेक्शंस की जो आप देखते हैं कि जो लंबाई चौड़ाई है वो यहां पर समान हो जाती है, और इसी को हमने क्या रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट पर जो मिर्जापुर का इलाका है ये भारत का मानक यामोत्तर है। यहीं से हम देखते हैं कि भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की शुरुआत की गई है। वरना तो आप देखते हैं कि हमारे पूर्व वाले देशों का समय पहले, पूर्व वाले इलाकों का समय पहले होता, पश्चिम में आप देखते हैं कि 2 घंटे बाद होता। तो देश में एक टाइम हो सके इसके लिए हमने क्या किया, अपने देश में जो हमारा मध्य आप देखते हैं कि इलाहाबाद का जो मिर्जापुर नामक क्षेत्र है वह उसको हमने अपना मानक यामोत्तर मान लिया है ना। तो भारत का मानक यामोत्तर अब ये हो गया कि यहीं से आप क्या देखते हैं कि भारत का आप देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक तो हमने भारत का स्थिति देखी कि भारत की स्थिति दुनिया के अंदर कहां बढ़ती है और भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आगे बढ़ेंगे, अब भारत का आकार कितना बड़ा है, दुनिया के अंदर भारत कितना बड़ा देश है और भारत का मानक यामोत्तर क्या है, उसको हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। अब आगे बढ़ते हुए यहां पर हम लोग अपने देश भारत के आकार के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे कि हमारा प्यारा भारत देश का आकार कितना है। भारत का अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल देखें, है ना, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भैया बहुत बड़ा देश है। आप देखते हैं कि भारत जो है पूरे तौर पर इसका जो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्रफल है ये आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिखता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द साइज हमारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। और कितना है इसका वर्ग किलोमीटर, आप देख पा रहे हैं कि ये इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम भारत की क्या देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्थल सीमा को देखें, लैंड बाउंड्रीज को देखें कि हमारी जो जमीनी सीमा है ये हमारा जमीन है ना। आप देखें कि जो भारत की स्थल सीमा है इसी को अगर हम देखते हैं तो ये भी आपको बहुत बड़ी दिखती है। कितनी बड़ी दिखती है दोस्तों, चलिए आप देखते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा है वो आपको कितनी बड़ी दिखती है। ये पूरी की पूरी हमारी स्थल सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो जमीनी सीमा है, स्थल सीमा है, कि हम जिन जिन देशों से जमीन से जुड़े हुए हैं वो आपको क्या दिखती है, 15.200 किलोमीटर है। तो ये पूरी की पूरी जो आपको क्या दिख पा रहा है बच्चों, ये जो हमारी सीमा है जमीन की 15,200 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी जलीय सीमा है क्या है दोस्तों, जो हमारी समुद्री तटीय रेखा है, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार भी यहां पर आता है, लक्षद्वीप भी आता है, तो इसको लेकर अगर हम देखें कि जो भारत की हमारी तटीय सीमा है वो आपको कितनी दिख जाती है, वो आपको 7,516 किलोमीटर। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का जो आप देखते हैं कि क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसी के साथ आप देखते हैं कि भारत जो इसकी स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है जमीनी सीमा, और समुद्री जो सीमा है हमारी अंडमान और लक्षद्वीप को मिलाते हुए वो 7,516 किलोमीटर के आसपास दिख रही है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में किस तरीके के हमें क्या दिख जाते हैं, स्थान दिखते हैं। ठीक है, तो एक एक कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, इसको अगर हम देखें कि उत्तर, ये हमारी उत्तर दिशा है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारी पूर्व दिशा है, इसको आपको याद कर लेना है। इधर हमारी ये दक्षिण दिशा है, इसको आपको पता होना चाहिए, और इधर हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारी पश्चिम दिशा है। बार बार अगर आप इसे जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट। ठीक है, अब हम देखें कि भारत में सबसे ऊपर उत्तर में क्या चीज है दोस्तों। तो अगर हम देखें कि भारत के एकदम उत्तर में, है ना,
आप क्या देखते हैं कि जो हमारा उत्तर पश्चिम का इलाका है, यानी कि जो हमारा मुख्य तौर पर ये जो अधिकतर क्षेत्र है, ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है उत्तर और पश्चिम के बीच में अगर हम देखें, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, भारत के उत्तर में एकदम टॉप पर हमें क्या दिख जाता है दोस्तों, हिमालय पर्वत दिखता है। तो भारत के एकदम उत्तर में हमें हिमालय पर्वत दिखा है, भारत की सुरक्षा करने के लिए हमें हिमालय पर्वत दिख रहा है। वहीं अगर हम लोग भारत का दक्षिणी भाग देखें, देखिए भारत ऊपर से पतला दिखता है आपको, और नीचे आते आते आपको थोड़ा चौड़ा होता हुआ दिखता है, और फिर दोबारा से ये संकरा होता हुआ दिखता है। संकरा यानी कि पतला होता हुआ दिखता है, ऊपर से पतला है, फिर बीच में जब देखिए कि ये बीच में बड़ा होता है, और फिर नीचे आते आते आप इसको क्या देखते हैं कि ये संकरा हो जाता है ना। तो आप देखते हैं कि भारत का जो बीच का भाग है वो थोड़ा चौड़ा है, और नीचे नीचे आते आते आप क्या देखते हैं, जो हमारा प्यारा भारत है ये आपको क्या दिखता है, ये आपको संकरा होते हुए दिखता है, चपटा होते हुए दिखता है ना। अब आप देखते हैं कि भारत का जो भारत का दक्षिण भाग है, यहां पर आप लोग क्या देखते हैं, एक तरफ यहां पर आप लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी, है ना, समुद्र है जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और इस तरफ आपको क्या दिखता है दोस्तों, इस तरफ आपको दिखता है अरब सागर, और इस तरफ नीचे आपको दिखता है हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में आप क्या देखते हैं, चारों तरफ, तीनों तरफ मुख्य तौर पर पानी ही पानी देखते हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी का समुद्र है, नीचे हिंद महासागर है, और इस तरफ आप क्या देखते हैं, पश्चिम दिशा में आपको अरब सागर ही सागर दिखता है ना। तो पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में आपको यहां पर अरब सागर दिख रहा है। और उसी के साथ आप देखें कि मुख्य तौर पर पूर्व में, ये आपकी पूर्व दिशा है, तो पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी, ये सारा बंगाल की खाड़ी है। और उसके साथ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपको 2 घंटे का अंतर दिखता ही है, कि ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये जो हमारा गुजरात है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो लगभग आपको 2 घंटे का दिखता है। लेकिन भारत ने इसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। हमने एक ऐसी रेखा को देखा जो चारों इलाकों को एक ही जगह पर बांटती है, जो यूपी का हमारा क्या दिखता है बच्चों, आपको मिर्जापुर क्षेत्र दिखता है। तो भारत का आकार एक बड़ा आकार है, आप देख पा रहे हैं पीछे, जैसा हमने आपको बताया दुनिया का 7वां बड़ा देश है, इसकी सीमाएं कितनी बड़ी हैं वो देखा। और भारत के उत्तर में क्या चीज है, भारत के दक्षिण में आपको 3 तरफ से समुद्र दिखता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर नीचे और अरब सागर। पश्चिम की तरफ हमें अरब सागर दिखता है, पूर्व की तरफ हमें बंगाल की खाड़ी दिख जाती है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में हमें 2 घंटे का अंतर दिखता है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो भारत है ना दोस्तों, ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के बीच है ना। अगर हम लोग दुनिया के मानचित्र को देखें, तो दुनिया के मानचित्र में भी आपको क्या दिख जाती हैं, दिशाएं दिखती हैं। तो भारत जो है बच्चों, आप सभी को पता है कि एशिया में है, लेकिन एशिया में भी कहां पर है, तो आप देखते हैं कि एशिया के अंदर मुख्य तौर पर ये पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच में है ना। आप क्या देखते हैं कि ये उत्तर हो गया, यहां पर आप देखते हैं कि दक्षिण हो गया, ये पूर्व दिशा हुई और ये पश्चिम दिशा हुई। तो आप देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है वो पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच में आपको दिखता है। एशिया के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्व और पश्चिम दिशा के अंतर्गत आपको दिखता है ना। हिंद महासागर जो है वो आपको कहां पर दिखता है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है, और ये हमें पश्चिमी दिशा की ओर दिखता है। ये जो हिंद महासागर है ये भारत को आपको क्या दिखता है, पश्चिमी दिशा में दिखता है, और ये भारत को और दूसरे देशों से मिलाता है। भारत और दूसरे देशों से, जैसे जो यहाँ पर म्यांमार, कंबोडिया, ये सभी देश है, उनसे मिला हुआ है इसी समुद्र के जरिए, है ना। और आप देखते हैं कि जो भारत की, क्या देखें कि जो भारत है ना, उसकी जो हिंद महासागर के अंदर सीमा है वो सबसे ज्यादा है ना। आप देखें कि जो हमारा प्यारा भारत है, इसकी इंडियन ओशन के अंदर, हाँ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो हमारा प्यारा भारत है, हिंद महासागर के अंदर कोई देश दिख रहा है आपको? नहीं, हमारा ही प्यारा भारत है और उसकी सबसे ज्यादा बड़ी सीमा है। हमारा प्यारा भारत दिख रहा है ना आपको हिंद महासागर के अंदर। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि इस महासागर का नाम जो हिंद पड़ा है ना, वो हिंदुस्तान पे ही पड़ा है ना। तो आप देखते हैं कि क्योंकि भारत की जो सीमा है इस पूरे महासागर के अंदर सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि इसका नाम हिंदुस्तान के ही नाम पर पड़ा है ना। इसी को हमने क्या कहा, हिंद महासागर कहा। हिंद महासागर आपको क्या दिखता है, पश्चिम भाग में दिख रहा है, ये पश्चिम हुई। और यहां पर आप लोग देखते हैं कि ये भारत को दूसरे देशों से क्या करता है, जोड़ने का पूरे तौर पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर हम लोग आगे की तरफ आप सभी को लेके चलेंगे। दुनिया के अंदर ना आपको एक नहर दिखती है दोस्तों, है ना। दुनिया के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि एक नहर दिखती है। अब देखिए, अगर आप देखें कि मुख्य तौर पर अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका से भारत आना है तो उसे इतनी लंबी समुद्री यात्रा कर क्या करना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को क्या करना है, आप देखते हैं कि यूरोप से भारत आना है तो उसे इतनी लंबी यात्रा कर अफ्रीका के जरिए होते हुए फिर उसको भारत आना होगा।
है ना। तो आप देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में आप देख पा रहे हैं कि जो यात्राएं थी वो काफी लंबी हुआ करती थी और पुराने समय में समुद्री यात्राएं ही हुआ करती थी। लेकिन आप देखते हैं कि एक नहर मिल जाती है, लोगों को क्या दिख जाता है दोस्तों, एक नहर मिल जाती है। यहां पर देखिए कि अगर मुझे यूरोप से भारत आना है तो मुझे इतना लंबा रास्ता तय कर क्या करना होगा, भारत पहुंचना होगा। लेकिन एक शॉर्टकट मिल गया, दुनिया के लोगों को एक शॉर्टकट मिल गया, एक नहर मिल गई। और ये जो नहर थी ये आपको कहां से दिखती थी बच्चों, यूरोप और अफ्रीका के बीच से होती हुई दिखती थी। और यहां के जरिए आप क्या कर सकते थे, रास्ते को जल्दी निपटा सकते थे। पहले आपको अगर अमेरिका से भारत आना है तो बड़ा लंबा रास्ता लगेगा ऐसी, लेकिन अगर आप इस रास्ते के जरिए आएंगे, ये जो नहर आपको दिख रही है, तो इस नहर के जरिए आप लोग क्या कर पाएंगे, इस नहर के जरिए आप जल्दी से अपने सफर को पूरा कर पाएंगे। क्या है ये नहर और इसके जरिए दुनिया में क्या बड़ा बदलाव आया, चलिए देखते हैं, है ना। तो इसी नहर को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी नहर को हम लोग कहते हैं स्वेज नहर। क्या कहते हैं इसको, स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है, जो 1869 में खोली गई थी। ये कहां पर है, ये है स्वेज नहर। ये जो है दोस्तों ये स्वेज नहर है। पहले अगर आपको यूरोप से भारत आना है तो इतना लंबा रास्ता पूरा करते हुए आपको जाना पड़ता था भारत। लेकिन जब ये नहर मिल गई तो इस रास्ते से क्या कर लिया जाता, इस नहर के जरिए मुख्य तौर पर क्या था कि जो भारत जाने का रास्ता था वो बहुत छोटा हुआ। तो भारत से भी हम लंदन जा सकते थे, लंदन से भी भारत आ सकते थे, तो यूरोप के लोग भारत आएंगे, भारत के लोग यूरोप जाएंगे। अब रास्ता बहुत कम आपको लगता हुआ दिखा। पहले जो दूरी थी वो आपको कैसी थी कि जब हम पुराने रास्ते से जाया करते थे, देखिए ध्यान से देखिए कि जब हम पुराने रास्ते से जा रहे थे तो जो दूरी थी वो कितनी लग रही थी दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो 19,800 किलोमीटर चलना पड़ता था, बहुत लंबा था। लेकिन जब हम स्वेज नहर के जरिए जा रहे हैं, स्वेज नहर के जरिए, तो जो ये पूरी की पूरी दूरी है ये मात्र 11,600 किलोमीटर हो गई। तो आप देखते हैं कि 19,000 से हम 11,600 किलोमीटर पर आए और आप देखते हैं कि लगभग 7,000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो लंदन और क्या हुई, आप देखते हैं कि भारत के बीच में कम हुई। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इसी वजह से जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि देशों के बीच में बढ़ने लगा, सामान जल्दी पहुंचने लगा और दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो 1869 में आप लोग देखते हैं कि स्वेज नहर को तैयार कर लिया गया था और इस स्वेज नहर के जरिए आप लोग देखते हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पानी के जहाज होते हैं ये एशिया पहुंचते हैं और एशिया से यूरोप इसी रास्ते से पहुंचते हैं, वरना इस रास्ते से तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए आप सभी के साथ कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं कि मुख्य तौर पर ये भारत के अंदर जो आने वाले लोग रहे थे, हमारे प्यारे भारत ना हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा। भारत की तरफ लोग हमेशा से आकर्षित होते रहे। भारत को आप देखते थे कि सोने की चिड़िया के तौर पर जाना जाता था। कि प्राचीन समय में अगर हम लोग देखें कि भारत के अंदर आने वाले जो लोग थे वो बहुत थे। इसके अंदर आपको चीनी और कोरियन लोग भी दिखते हैं और अरब से आए हुए भी लोग दिखते हैं। तो आप देखते हैं कि जो अरब अफ्रीका से आए हुए लोग थे और आप देखते हैं कि चीन मंगोलिया से आए हुए लोग थे, ये भारत की तरफ आते ही जा रहे थे, भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे, है ना। और आप देखते थे कि उस समय तक समुद्री रास्ता ज्ञात नहीं था। तो पुराने समय में समुद्री रास्ता ज्ञात नहीं था, जमीनी रास्ते के जरिए ही क्या था, आप देखते थे कि जो चीन के लोग, कोरिया के लोग थे वो आया करते थे और जो अरब के लोग थे वो भी आप देखते हैं कि जमीनी रास्ते के जरिए ही ट्रेवल किया करते थे, है ना। क्यों आ रहे थे? और आप देखते हैं कि जब ये लोग भारत के अंदर करते हैं, भारत के अंदर मुख्य तौर पर आते हैं, तो ये भारत की संस्कृति के बारे में जानते हैं, भारत के अंदर जो हमारा ज्ञान था उसको प्राप्त करने के लिए आते हैं। मुख्य तौर पर ये जो भारत में आ रहे थे, चीन के लोग हुए, अरब के लोग हुए, क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो भारत रहा है वो हमेशा से ही ज्ञान का दर्शन रहा है। भारत के अंदर उस समय में दशमलव प्रणाली थी, हमने जीरो का आविष्कार कर लिया था। तो दुनिया के देश उस समय अभी चीजों को समझ ही रहे थे। भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और उसी ज्ञान की तलाश में आप देखते हैं कि ये चाइना के जो लोग थे, एशिया के अलग अलग देशों के लोग थे, वो भारत के अंदर आते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि भारत के जो कपड़े और मसाले थे, अरब के जो लोग आ रहे थे भारत में, वो आ रहे थे भारत के कपड़े और मसालों के लिए। भाई भारत के जो मसाले हैं आज के समय में भी दुनिया के सबसे बेहतरीन मसाले हैं। दुनिया में कहीं उगाए नहीं जा सकते क्योंकि भारत जैसी जलवायु कहीं है ही नहीं। तो आप देखते हैं कि भारत से कपड़े मसाले के व्यापार के लिए अरब लोग भारत आते हैं और भारत से ज्ञान की प्राप्ति के लिए चाइना के लोग भारत के अंदर आते हैं और भारत का जो रिश्ता है, भारत का जो संबंध है वो उसके देशों के साथ बढ़ता चला जाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए आप सभी के सामने रखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी को, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत और दुनिया के बीच में किस तरीके का रिश्ता था ये आपने देखा कि भारत ने दुनिया को क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की और भारत से आप लोग देखते हैं कि दुनिया के देशों ने मसाले और सामानों को खरीदा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है इसके आपको क्या दिख जाते हैं बच्चों, बहुत से पड़ोसी देश दिखते हैं। हमें नेपाल दिखता है, हमें दिखता है श्रीलंका, हमें दिखता है बांग्लादेश, भूटान, उसी के साथ दिखता है म्यांमार, है ना।
फिर यहां पर दिखता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है जी, तो एक एक कर हम लोग क्या करेंगे, भारत के इन पड़ोसी देशों के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और आपको दिशाएं अब तक याद हो जानी चाहिए। ये हमारी उत्तर दिशा है दोस्तों, यहां पर याद कर लीजिएगा। ये हमारी पूर्व दिशा है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ये जो है हमारी नीचे की तरफ, ये है हमारा दक्षिण यानी कि साउथ, और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा। इसको आप याद कर लीजिए, तभी आपको चीजों को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत के पश्चिम में कौन सा हमारा पड़ोसी देश है? जल्दी बताइए, भारत के पश्चिम में कौन सा हमारा पड़ोसी देश है? क्या भूटान पड़ता है हमारे पश्चिम में? क्या नेपाल पड़ता है हमारे पश्चिम में? नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। पश्चिम में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आप बताएंगे कि दक्षिण में कौन सा देश पड़ता है? भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश कौन सा है? सर, वो श्रीलंका है ना। तो दिशाओं के जरिए आप इनको पहचान सकते हैं और इसकी पहचान आपको हो जानी चाहिए। यहां पर हम लोग देखें कि जो भारत है ना, अगर हम एशिया के अंदर देखें, भारत जो है हमारा एक बड़ा देश है। भारत की जो पहचान है, जो स्थिति है, वो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी है, और एशिया के अंदर तो भाई भारत की एक अलग ही क्या है, आप देखते हैं कि यहां पर आपको दिखता है कि भारत की स्थिति है। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर हमारा जो भारत है, इसके अंदर आप देखते हैं कि 28 राज्य हैं। आज के समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है भारत के अंदर? क्या है, देखो, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 8 हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वो हम आपको बता देते हैं। 28 राज्य हैं भारत में, और आप देखते हैं कि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे यूपी हमारा एक राज्य हुआ, जैसे आप देखते हैं कि बिहार हमारा एक राज्य हुआ, राजस्थान एक राज्य हुआ, छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ। राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में अंतर क्या होता है वो समझने की कोशिश कर लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा इलाका होता है देश का जिसका आकार ना बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से सुनिएगा, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र शासित प्रदेश देश के वो इलाके हैं जो आकार में तो छोटे हैं, लेकिन जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली आकार में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन लगभग आपको 3 करोड़ के आसपास पड़ती है। क्या अब हम दिल्ली को यूपी में मिला दें तो इससे यूपी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। क्या हम दिल्ली को बिहार से मिला दें तो बिहार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसीलिए क्या किया गया, भारत के ऐसे इलाके जो आकार में छोटे हैं, जनसंख्या ज्यादा है, इस पर देश की केंद्र सरकार ही क्या करती है, शासन करती है। जैसे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड हुआ, आपका पुडुचेरी हुआ, आपका लक्षद्वीप हुआ, आपका दादर नागर एंड दमन द्वीप हवेली, है ना, एक ही है ये। आपका चंडीगढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर को भी अब बांट दिया गया है। इसको जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली। तो भारत के अंदर आज के समय में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम आपके सामने हैं, और 28 राज्य हैं, वो हमने आपको बताए। ठीक है, अब यहां से हम लोग भारत के उन पड़ोसी देशों को देख लेते हैं दोस्तों, जो हमें देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनकी, और वो किस किस दिशा में पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये हमारी उत्तर दिशा हुई दोस्तों, ये आपको पता है। उसके साथ ये आपको पता है कि ये हमारी पूर्व दिशा हुई, ये हमारी दक्षिण दिशा हुई दोस्तों, और उसी के साथ साथ आपको पता है कि ये हमारी पश्चिम दिशा हुई, ये हमारी वेस्ट दिशा हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा दिखता है, कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में हमें 2 देश दिखते हैं, एक है अफगानिस्तान और एक है पाकिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में हमें 2 देश दिखते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या आप लोग पाकिस्तान की कैपिटल बताएंगे? क्या आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी बता दीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, आपको इन देशों की राजधानी भी पता होनी चाहिए, पड़ोसी देश है भारत के भाई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, है ना, कि उत्तर पश्चिम में तो हमें कौन से क्षेत्र दिख गए? भारत के जो पड़ोसी देश दिखे हैं उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में हमें दिखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उसी के साथ अगर हम देखें कि एकदम उत्तर में कौन सा दिखता है हमें, एकदम उत्तर में हमें चाइना दिख रहा है। ये हमें एकदम उत्तर में, ये पूरा का पूरा उत्तर है, ये चाइना ही है पूरा का पूरा, है ना। और इसी के साथ उत्तर में हमें एक और चीज दिख जाती है, वो क्या है दोस्तों, हमें उत्तर के अंदर तिब्बत भी दिख जाता है। तो ये पूरा का पूरा चीन है, और इसके बाद आप देखते हैं कि यहीं पर हमें ये तिब्बत भी दिख रहा है, और उत्तर दिशा के अंदर ही हमें नेपाल भी दिख जाता है। ये हमारा नेपाल भी है और भूटान भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पूर्व दिशा में क्या है दोस्तों। पूर्व दिशा में हमें म्यांमार दिख जाता है और बांग्लादेश दिख जाता है। तो भारत की पूर्व दिशा में जो हमें देश दिखते हैं वो है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की उत्तर दिशा में जो हमें पड़ोसी देश दिखते हैं वो है तिब्बत, नेपाल और भूटान। भारत के उत्तर पश्चिम में जो हमें देश दिखते हैं वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान,
और भारत के दक्षिण में हमें दिखता है श्रीलंका, और उसी के साथ साथ आप क्या देखते हैं दोस्तों, म्यांमार, है ना, श्रीलंका और मालदीव, यहीं पर आपको दिखता है दोस्तों मालदीव की भी आपको उपस्थिति दिख जाती है। ये रहा हमारा मालदीव। ठीक है जी, तो आपने देख लिया कि भारत के दक्षिण में आपको मालदीव और श्रीलंका भी दिख जाता है। तो ये भारत के महत्वपूर्ण आपको क्या दिखते हैं, पड़ोसी देश दिखते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की रही काबुल, चीन की रही बीजिंग, है ना, नेपाल की काठमांडू, भूटान की राजधानी आपको कमेंट करके बतानी है जो है थिम्पू, बांग्लादेश की है ढाका, श्रीलंका की है जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, चलिए, और म्यांमार की क्या है, नेपदियोन। इनकी राजधानियां पता होनी चाहिए, वैसे पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, बस इनकी डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, अब अगला बिंदु जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि एक चीज है जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर पूरे तौर पर पूछी जाती है, पाक जल डमरू मध्य क्या है। पाक जल डमरू मध्य क्या है कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये है श्रीलंका। आप देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपको क्या दिखता है कि एक प्रकार से आपको क्या दिखता है कि यहां पर ये दोनों भूमि है, ये भी जमीन है का, ये भी जमीन का टुकड़ा है और ये भी जमीन का टुकड़ा है। इन दोनों के बीच में आप लोग क्या देखते हैं कि प्राकृतिक तौर पर पानी बसा हुआ है ना, दो जमीन के टुकड़े हैं और इनके बीच में आपको पानी बहता हुआ दिखता है। तो जब दो भूमि के बीच में, जब आप क्या देखते हैं कि दो जमीन के टुकड़ों के बीच में प्राकृतिक तौर पर आप क्या देखते हैं कि पानी का विभाजन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि जब दो जमीन के टुकड़ों के बीच में पानी के जरिए बंटवारा हुआ होता है तो उसी को हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। और भारत में आप क्या देखें कि जो हमारा तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका के अंदर हम लोग देखते हैं, श्रीलंका देश के बीच में आप लोग देखते हैं कि ये आपको क्या दिखती है, एक जल डमरू मध्य है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मुख्य तौर पर किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पाक जल संधि के नाम से पुकारते हैं। इसे पाक जल संधि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ियों को पूर्वोत्तर में, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी तक ये जाता है। तो आप देख पा रहे हैं तो ये जो पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, इसी को हमने क्या कहा है, इसी को हमने पाक जल डमरू के मध्य के तौर पर कहा है, एक जल संधि है। और ये आपको दिखती है कि भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका के इलाके तक। बढ़ते हैं आगे, अब आप सभी के साथ हम लोग मुख्य तौर पर जो आपका 1 मिनट रिवीजन होगा उसको डिस्कस करते हैं। हमारी आज की क्लास में हमने भारत के आकार, भारत की स्थिति, अक्षांशीय रेखाओं, देशांतरीय रेखाएं, यामोत्तर रेखा, भारत का दुनिया के देशों के साथ क्या रिश्ता है और भारत के पड़ोसी देशों की कहानी को जाना। बढ़ने की कोशिश करेंगे आगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के सामने क्विज के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्विज का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है। अभी पढ़ा है हमने, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। भारत जो है हमारा पूरा देश, इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। रूस, अमेरिका, श्रीलंका या फिर ब्राजील। इनमें से कौन सा देश है जो भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है। अगला सवाल, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि जमीनी सीमा की लंबाई कितनी है किलोमीटर में, यह आपको बतानी है। और यहां पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस को किया, एक एक कर आंसर्स देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, आप सभी को पता है कि दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा निकलती है जो दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, भारत यहीं पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिखता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश है जो भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आपको दिखता है कि अमेरिका भी भारत से आपको क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। ब्राजील भी आपको दिखता है, 6ठे नंबर पर आता है, भारत 7वें पर है। श्रीलंका तो भारत से बहुत छोटा है। भारत से क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा नहीं है, श्रीलंका है जो छोटा है। ऑप्शन सी सही है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, हमारी जो जमीनी सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है, तो वो दिखती है आपको 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों ये तो हमारी आज की क्लास रही और उसके क्विज से संबंधित क्वेश्चंस रहे और उनके आंसर्स रहे। अब हमारी जो आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे वो आपको होमवर्क वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे, जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी चैप्टर की भारत, आकार और स्थिति का क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ अगला लेक्चर करेंगे और उसके अंदर हम लोग इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और वहां पर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको आप सभी के सामने रखेंगे।
आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आप लोगों से मुलाकात करेंगे इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में और करेंगे इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।